भव्यात्माओं, गोमटसा जीवकान ग्रंथराज सिद्धांत सम्यक मार्गणा। अब हम चलेंगे सूक्ष्म निगोद मार्गणा की सूक्ष्म निगोद वर्गणा की तरफ। इसमें जाने से पहले एक प्रश्न यहाँ पर आया है, डॉक्टर अरे हमारी हेमांगी दीदी ने मुंबई से पूछा है कि शपित कर्मांशिक विधि तो प्रत्येक शरीर वर्गणा में भी पाई जा रही है और बादर निगोद वर्गणा में भी पाई जा रही है। आया ना? दोनों की जघन्य वर्गणा का उल्लेख, उसका जो संदर्भ है वो क्षपित कर्मांशिक विधि से आए हुए जीव की अपेक्षा से दिया गया है। तो फिर उन दोनों में जीव प्रत्येक शरीर वर्गणा कब लेता है और बादल निगोद वर्गणा कब लेता है? ठीक है दीदी, आपको मैं यहां से अनम्यूट कर रहा हूं। कौन हाँ बता, बंदना भैया, वही पूछना कोई था। उत्तर देना चाहेगा? प्रमोद जी। मतलब प्रत्येक वर्गना तो जो जो जीव है बादल वाले जो लेंगे ही नहीं, मतलब वो तो उनकी कैटेगरी तो अलग ही कर दी है। आठ, वो केवल आठ जो है वही वो प्रत्येक शरीर वर्गना लेंगे, बाकी तो शरीर वाले लेंगे ही नहीं, तो वही आठ। तो वो ये दोनों वर्गना है, मतलब आदमी लेता ही नहीं, या तो एक वही ले रहे हैं। आठ लोग जो हैं वो तो प्रत्येक शरीर वर्गना लेंगे, बाकी जो लोग हैं वो ये लेंगे अपने बादल शरीर वर्गना लेंगे, बाकी सारे लोग जितने बताए। प्रमोद जी का कहना ये है कि जो 8 शरीर वाले जीव बताए गए थे प्रत्येक शरीर वाले, वही प्रत्येक शरीर वर्गणा को लेंगे और बादल निगोद वर्गना वाले जो है उनको छोड़ करके जो बाकी शरीर वाले हैं वो बादल बादल निगोद वर्गना लेंगे। सही है प्रमोद जी? यही तो मैंने सही समझा है? जी जी जी। अच्छा। अंजलि दीदी नाना कह रही है, अंजलि दीदी को पूछ लेते क्या कहना चाहती है, बोलिए दीदी। वंदना भैया, पहले 5 वर्गना के अलावा आगे की वर्गना तो कोई जीव लेता ही नहीं है, तो ये वर्गना लेंगे पहली ये 5 मतलब जघन्य। अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, नहीं ये? नहीं नहीं, अच्छा। बीच बीच में छोड़ गया इसे। आप जो कह रहे थे आहार, मैं नहीं नहीं अपना वैसे इमेजिन नहीं। कर रहा हूँ। नहीं नहीं वैसे नहीं, यानी नहीं तो, आहार वर्गना, तो फिर 5 हाँ ग्राह्य वर्गना कहे, अग्राह्य वर्गना। हाँ, 5 प्रकार की जो इसके अलावा ये तो ग्राह्य वर्गना होती है जो जीव के द्वारा लेते हैं, हाँ, इनके अलावा तो जीव लेगा ही नहीं, हाँ। ऐसा अंजलि दीदी का कहना है। तो प्रत्येक शरीर वर्गना ली जाती है कि जी नहीं? लेगा नहीं, लेकिन वहां जीव नहीं, सिर्फ लेता तो नहीं है, जघन्य लेकिन वो संख्या की पूरी अपेक्षा वर्गना है। मिलकर उस रूप में होती है, नंबर की दृष्टि से। हाँ और मतलब बाद में कहना यह कि भाई वो ली तो नहीं जाएगी जीव के द्वारा, पर उन 8 शरीरों में पाई जाएगी प्रत्येक शरीर वर्गना, और बाकी शरीरों में बादल निगोद वर्गना पाई जाएगी, उनको छोड़ करके बाकियों में बादल निगोद जी वर्गना जाएगी, है जी ना? जी जी बट जी जी दीदी का प्रश्न अलग है प्रमोद जी। वो कह जी रहे कि दोनों जगह पर जघन्य द्रव्य वर्गना इनकी बननी है, तो उसके लिए क्षपित कर्मांशिक विधि से ही जीव को आना पड़ रहा है। जी और जी दोनों जगह वर्णन एक ही आ रहा है। जी जैसे क्षपित कर्मांशिक की विधि प्रत्येक शरीर वर्गना बनने के लिए, जघन्य द्रव्य को बनने के लिए लगाई गई है, सेम विधि उन्होंने लगाई गई है बादल निगोद वर्गना की जघन्य द्रव्य वर्गना निकालने के लिए। जी 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 तो जी दोनों में मतलब जीव, दोनों क्षपित कर्मांशिक विधि वाला जीव है। तो एक ही जीव अगर मैं पकड़ू जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आ रहा है, तो क्या वो प्रत्येक शरीर वर्गना उसकी, चलो ऐसा समझते हैं कि क्या उसकी प्रत्येक शरीर वर्गना बनेगी नहीं तो या बादल निगोद वर्गना बनेगी? बात तो ये हो गई ना, छपक उससे छपक उससे आ रहा है, लेकिन है तो कैटेगरी तो अलग अलग हैं। कैटेगरी अलग अलग होता है, इसीलिए तो वो भ्रमित हो रही है कि कैटेगरी अलग है और विधि वो तो एक बताई है। वो तो प्रोसेस है, वो विधि की प्रोसेस है, वो तो दोनों जगह लागू हो रही है। हाँ, तो फिर फर्क कहाँ करेंगे? नहीं, फर्क तो चलो इसको शरीरों में। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्रश्न को। क्या क्षपित कर्मांशिक विधि से आया हुआ एक ही जीव है, क्या इसी जीव के बादर निगोद वर्गना की जघन्य द्रव्य वर्गना हमको प्राप्त हो सकती है, और क्या उसी जीव की हमें प्रत्येक शरीर वर्गना की जघन्य वर्गना प्राप्त हो सकती है? हो सकती है। हाँ, अब प्रभु जी कह रहे हो सकते हैं। अब बताइए कैसे, क्योंकि अभी मैं इस तरीके से मैंने उस प्रश्न को मोड़ा है कि क्योंकि इसका जब उत्तर तक सही हो जब जाए। तक जीव 12वें गुण स्थान में था तब तक उनको बाधा नहीं गोर वगैरह मिलेगी, और जैसे ही 13वें गुण स्थान में जाएंगे तो वहां जाके उनको जो है प्रत्येक शरीर परगना जो है हो बहुत जाएगी। सुंदर, यही पर उत्तर। भैया, भैया हमारा पर 12वें गुण
अब और थोड़ा, अब 2 मिनट, अभी आपका प्रति प्रश्न में बाद में लूंगा, पहले मैं प्रबोध जी को बाकी सब लोगों को क्लियर कर लूं। सबको समझ में आ गया? 2 चीजें मुख्यतः से प्रबोध जी के चर्चा में सामने आ गई। एक, और अंजलि दीदी के भी सहयोग से 2 चीजें सामने आ गई। एक, न बादर निगोद वर्गना, न प्रत्येक शरीर वर्गना, ये दोनों में से कोई भी वर्गना जीव सीधे सीधे नहीं करता, पहली बात। किंतु जीव के शरीर में ये दोनों प्रकार के स्कंद पाए जा सकते हैं। एक ही जीव के एक ही जीव के शरीर में ये स्कंद पाए जा सकते हैं। जैसे आपका और मेरा अभी कौन सा शरीर है? बादल निगोद हमारे शरीर। और अगर इसी भाव में अगर मान लीजिए हमें केवल ज्ञान हो जावे, तो हमारा शरीर प्रत्येक शरीर वाला कहलाएगा, प्रत्येक शरीर वर्गना पाई जाएगी उसी शरीर, उसी जीव के शरीर में, उसी भाव में पाई जाएगी। अब बात यह है कि जघन्य द्रव्य वर्गना एक ही जीव के पाई जाएगी क्या? प्रश्न है, उसका भी उत्तर यही है, जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से अपने अंतिम भाव में, संसार के अंतिम भाव में पहुंच चुका है, एक पूर्व कोटि की आयु लिया है, गर्भ से 8 वर्ष के पश्चात उसने संयम और सम्यक दोनों को एक साथ ग्रहण किया है, और वहां से अपनी एक पूर्व कोटि की आयु पूर्ण होने को अंतर मुहूर्त कम रहने तक वो 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान में जुड़ रहा है। अब ये जीव अंतर मुहूर्त प्रमाण जब समय रह रहा है, तो वो श्रेणी आरोहण कर रहा है। श्रेणी आरोहण करके जब वो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में है, तब उन महामुनिराज के बादर निगोद वर्गना की जघन्य द्रव्य वर्गना प्राप्त होगी। वही जीव अगले समय में जैसे ही 13वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा, वहां पर बादर सारे खत्म हो जाएंगे, वही शरीर उनका परम औदारिक कहलाएगा, वही शरीर परम औदारिक शरीर में उनके प्रत्येक शरीर वर्गना रह जाएगी। क्यों? उसमें से बादर निगोद सब हट गए। तो जघन्य द्रव्य वर्गना की अपेक्षा से भी उत्तर वही रहेगा, सिर्फ वहां पर क्षपित कर्मांशिक विधि से आया हुआ जीव चाहिए। बाकी जनरल स्टेटमेंट करेंगे तो एक ही जीव के शरीर में, जो मनुष्य का कर्मभूमि मनुष्य है, उसके अंतिम भाव में हमें बादर निगोद वर्गना भी पाई जा सकती है, और कौन सी पाई जा सकती है? प्रत्येक शरीर वर्गना भी पाई जा सकती है। किंतु अगर जघन्य द्रव्य चाहिए, तो वही भाव अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आपको क्षपित कर्मांशिक विधि से आना जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि वो सारे कांडक होकर के उनकी जो तेजस और कार्बन शरीर जो है, उसकी गलना उतनी हो चुकी होगी, इस अपेक्षा से ये वर्णन। हाँ, अब अगर आपका कोई है तो प्रति प्रश्न करिए। हाँ भैया, अभी हमें एक प्रश्न यहाँ ये आया कि मानो कोई जीव ने जघन्य बादर वर्गना ग्रहण नहीं की 12वें गुणस्थान के अंत में, तो वो क्या आगे जाके प्रत्येक जघन्य ग्रहण कर सकता है, आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ेगा? बस ग्रहण शब्द ही निकाल दीजिए यहाँ पर। हाँ। क्योंकि ग्रहण शब्द लगाते ही हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ले है, ग्रहण की नहीं है, वो पाई जाएगी। हाँ, वो पाई जाएगी, क्योंकि वो लेते लेते आया है, अब पाई जा रही। जैसे एक हफ्ता है, हफ्ते में सोमवार के दिन मैंने 2 आम लाए, फिर मंगलवार के दिन, और कोई घर के लोग आम खा भी रहे हैं, तो पहले दिन मैंने 2 लाए, अब 2 में से जितने खा पाए, ठीक है। अब मान लो कि उसमें से 1 खाया, 1 बच गया। मंगलवार के दिन 7 आम आ गए, उसमें से 3 आम चले गए। उसके पश्चात बुधवार को भी आम आए, गुरुवार को भी आम आए, शुक्रवार को भी आए, शनिवार को भी आए, और रविवार को आम नहीं आए। अब खाते आते इनका संयोग बन करके रविवार को मेरे पास कितने आम हैं? मेरे पास 2 आम बच गए। मेरे पास कितने आम बच गए? 2 आम। अब वो जो 2 आम बच गए हैं, वो रविवार को खत्म हो गए। रविवार को कुछ आया नहीं, रविवार को खत्म हो गए। सोमवार को 1 भी आम पाया जाएगा, क्योंकि नया आना बंद कर दिया रविवार से, सोमवार को भी नहीं आएंगे, और जो 2 बचे थे वो रविवार को खा लिए। तो अब सोमवार को कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। ऐसे ही 12वें गुणस्थान के अंत में बादर निगोद वर्गना खत्म होनी ही होनी है। जी। क्यों होकर खत्म होनी है? क्योंकि बादर निगोद वर्गना, पुद्गल की चर्चा कर रहा हूं मैं, जीवों की नहीं, पुद्गल वर्गना की चर्चा कर रहा हूं मैं। बादर निगोद वर्गना 6 पुंजों से बनी हुई है।
6 ग्रुप से बनी हुई है। वो 6 ग्रुप जो है वो 6 ग्रुप ही खत्म हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो उसमें से मुख्यतः से जो ग्रुप बने हैं वो निगोदिया जीव की अपेक्षा से बने हैं। और जब वो निगोदिया जीव ही नहीं रहेंगे, निगोदिया जीव जब नहीं रहेंगे तो उनका विसृसोपचय नहीं रहेगा, उनका तेजस शरीर, कार्बन शरीर, उसका विसृसोपचय नहीं रहेगा, सारी चीजें। किंतु वो जिस स्कंद में थे वो स्कंद अभी भी रह सकता है, किंतु वो भी 13वें गुणस्थान की शुरुआत में सप्त धातु रहित बन रहा है, औदारिक से परम औदारिक बन रहा है। इसलिए आश्रय देने वाला जो स्कंद है, जिसके अंदर अंडर आवास पुलविया थी, वो स्कंद भी खत्म हो रहा है। इसीलिए सिर्फ जीव नहीं तो पुद्गल वर्गणा भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए 13वें गुणस्थान के प्रथम समय से जो केवली भगवान का शरीर है उनमें बादर निगोद वर्गणा नहीं पाई जाएगी। बादर निगोद या जीव भी नहीं होंगे और निगोद वर्गणा भी नहीं रहेगी। ठीक है, दो अलग अलग चीजें समझ में आ रही है? जी, मतलब जिनकी जगन्य हुई है बादर पुद्गल वर्गणा, वो ही आगे 13वें गुणस्थान में प्रत्येक में जगन्य में जाएगी। जगन्य में प्रत्येक वर्गणा से जगन्य में वहां नहीं जाएगी। नहीं, मतलब 13वें गुणस्थान के अंत में अगर वो आगे जाए। कर्मांशिक विधि से आया हुआ है तो बादर निगोद वर्गणा अलग है, प्रत्येक शरीर वर्गणा अलग है। जी तो उसके पास दोनों भी है, प्रत्येक शरीर की भी है और बादर निगोद वाली भी है। अब प्रत्येक शरीर की वहां पर क्यों नहीं कही जा रही है? क्योंकि वो प्रत्येक शरीर से मिश्रित बादर निगोद की है। जब 12वें गुणस्थान के अंत में बादर निगोद चली जाएगी, अब वो सीधे सीधे प्रत्येक शरीर ही कहलाएगी, केवली भगवान की प्रत्येक शरीर कहलाएगी। ठीक है, तो अब वो प्रत्येक शरीर जो है वो प्रत्येक शरीर यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये प्रत्येक शरीर वर्गना केवली भगवान के शरीर में हो गया। अब इसकी जगन्य द्रव्य वर्गना कब मिलेगी? 13वां गुणस्थान खत्म हो जाए, 14वां गुणस्थान भी खत्म होने के अंतिम समय में, तब जगन्य मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। और वो भी जगन्य क्यों मिलेगी? क्योंकि ये जित क्षपित कर्मांशिक विधि से आया है। क्लियर? जी एकदम। चलिए, डॉक्टर मधु दीदी, इसी के ऊपर आपका प्रश्न है? अर्चना दीदी जल्दी आगे बढ़ना है। जी भैया। भैया कहीं पे एक छोटी सी कुछ मिस कर रही हूँ, जस्ट ये देखिए ना, 23 में से उन 5 वर्गणाओं के अलावा जीव शेष 18 वर्गणाओं को ग्रैंड नहीं करता है, परंतु वे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 18 वर्गणाएं जीव में बिना उसके ग्रैंड किए पाई जाती हैं स्कंद रूप में। अब आप बार बार एक क्योंकि के बाद में आप एक स्पेशल शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर एडिशनल डिपॉजिट होते जा रहा है ना, क्योंकि जितनी आय हो रही है जितना व्यय नहीं हो रहा है, जितनी नई वर्गणा आ रही है उतनी खर्ची हो रही है क्या? नहीं। हाँ, तो इसीलिए वो डिपॉजिट होने पर स्कंद बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे? परमाणु की स्कंद में बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी? तो यही एक लाइन को हम सब लोग ढूंढ रहे हैं भैया। हम लोग घुमा फिरा के सब लोग वही क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो क्योंकि है ना वो नहीं समझ में आ रहा था। जैसे अभी आपने जो बताया ये एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखना नहीं आ रहा है। देखो, जीव 5 प्रकार की वर्गणाओं को ही ग्रहण करता है। मैंने जैसे आपको अभी उत्तर दिया था, एक बार आपको याद है तो, हम लोग जो ग्रास है, थाली तो मेरे पास में इतनी बड़ी भरी है, मैं थाली खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं? थाली में 8 चीजें परोसी गई है, तो मैं थाली खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं? खा रहा हूं। किंतु क्या थाली में परोसी गई सभी चीजें एक ग्रास में बना करके खा रहा हूं? नहीं खा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा पिंड है। मैंने उसमें से एक निवाला ले लिया, अपने मुख में डाला और चबा चबा करके उसको अंदर जाकर के शरीर में वो चला गया। उस ऐसा करते 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 मैंने पूरी थाली को चट कर दिया। अब इसी में से रस आदि निकल करके मेरी शरीर बनने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो रस किसका बना? एक ग्रास का बना या पूरे खाने का बना? पूरे खाने का। तो मैंने पूरा खाना थाली खाया कि नहीं खाई? उससे मेरा शरीर बना कि नहीं बना? किंतु क्या पूरी थाली को ग्रहण कर पाया एट ए टाइम? नहीं। एट ए टाइम क्यों? क्योंकि संख्या का फर्क है। तो इसी प्रकार से मैं जो लूंगा वो 5 प्रकार की संख्या, क्योंकि ये सारे 5 की जो वर्गणा की जा रही है, जिनको हम ग्राह्य वर्गणा कह रहे हैं, उनका विशेष क्या है यहाँ पर? यहाँ पर उसका और कोई विशेष नहीं है, सिर्फ परमाणु की संख्या की अपेक्षा से उनका वर्णन है। बाकी यहाँ पर उनके स्निग्ध रुक्ष और किसी भी गुण की यहाँ पर चर्चा नहीं है।
क्लियर है? जी भैया। जी भैया। भैया तो फिर सिंपल वे में हम लोग ऐसे, ये जो यहाँ तक हो गया 18 वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, परंतु वो जो 5 वर्गणाएं हैं उनका भी पूरा व्यय नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी बची हुई स्कंद जो है वो ही उसके शरीर में पाई जाती है बाद में, जैसे प्रत्येक वर्ग। उससे जो बनेगी आगे, उससे जो 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 वर्गणाएं बनेगी उस प्रकार की वर्गणा वो पाई जाएगी वहां पर। जी जी जी। जी भैया, ये ज्यादा क्लियर हुआ। जी भैया। चल, और इसीलिए तो हम महास्कंद वर्गणा का भी भाग है कि नहीं है, है। पर फिर भी महास्कंद वर्गणा अकेली जब देखा जाएगा तब वो एक दिखेगी और हमारा अस्तित्व अलग दिखेगा, जिसमें हमारा अभी बादल निगोद वर्गणा दिखेगी हमारी। ठीक है, हमारी बादल निगोद वर्गणा भी दिखेगी, हमारी आहार वर्गणा भी दिखेगी। अभी जो मैं अभी इसी समय मैंने जो ग्रहण करी वो आहार वर्गणा है कि नहीं है, इस समय मैंने वो ग्रहण करी वो भाषा वर्गणा है कि नहीं है, इस समय ग्रहण करी वो मनोवर्गणा है कि नहीं है, इस समय मैंने लिए वो तेजस वर्गणा है कि नहीं है, इस समय मैंने लिए भी वो कार्बन वर्गणा है कि नहीं है? लेते हुए केवल भगवान देख रहे हैं, और इन्हीं के पिंड बन बन करके बन बन करके आगे ऊपर ऊपर के पिंड हमारे शरीर में पाए जाएंगे। जी। अर्चना दीदी। भैया जी बस एक चीज पूछनी है, ये जो कर्माशिक विधि से छपकने वो नहीं करेगा, लेकिन जो जीव का अंतिम समय आ गया है, अंतिम भाव है, सॉरी अंतिम भाव है, तो उसमें जघन्य वर्गणा नहीं मिलेगी ना, बादर और प्रत्येक शरीर की, ऐसा है ना? विधि से आया तो ही जघन्य मिलेगी, नहीं तो रेगुलर मध्यम वाली बस मिलेगी, वैसे भी जो जो भी है अच्छा, मुझे मध्यम बस वाली यही पूछना मिलेगी। था कि अंतिम समय लेकिन होना चाहिए उसका, अंतिम भाव होना चाहिए। अंतिम भाव होगा तब भी वो मध्यम होगी, अंतिम भाव नहीं होगा तब भी मध्यम होगी। अब अंतिम भाव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप उसको जगन्य के साथ जोड़ रहे हो। जगन्य कब बन रहा है, 12वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान। किसी भी जीव का 12वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान कब बनता है, अंतिम भाव में ही बनता है। इसलिए अगर आप जगन्य के साथ कंपेयर करोगे तो अंतिम भाव की चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर सामान्य स्टेटमेंट दे रही हो तो किसी भी भाव में आपको मध्यम वर्गणा मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि और उत- जघन्य वर्गना तो फिर उसमें कर्माशिक बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें जरूरी है, ये बस इतना ही है ना? क्योंकि आप ठीक जैसे ठीक। उसको जघन्य और उत्कृष्ट बनाते हो वो विशेष बन जाती है, विशेष के लिए विशेष के ही स्वामी समझ में आ जाए। अच्छा अच्छा, जी भैया जी, ठीक है, ओके भैया। चलिए अब चलते आगे। शून्य वर्गणा, शून्य वर्गणा के आगे है सूक्ष्म निगोद वर्गणा। सूक्ष्म निगोद वर्गणा का भी वर्णन इसी प्रकार से किया जाए। 21वें नंबर की वर्गणा है, ये 21वें नंबर की वर्गणा है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान इसके बारे में। अब जैसे बादर निगोद वर्गणा जो है, बादर निगोद वर्गणा की जगह पर सूक्ष्म निगोद वर्गणा लगाना, एक बंधनबद्ध सूक्ष्म निगोद या जीव का शरीर अधिक उसका विसृसोपचय, उसी का तेजस शरीर अधिक उसका विसृसोपचय, उसी का कार्बन शरीर अधिक उसका विसृसोपचय, ये सारे मिलकर के जब एक बंधनबद्ध स्कंद होगा वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहलाएगा। अब बादर निगोद की जगह पर सूक्ष्म निगोद लगा रहे हैं। ठीक है, ये फर्क है। तो पढ़ लेते क्या कहते हैं आचार्य भगवान। आचार्य कहते हैं कि उत्कृष्ट शून्य या ध्रुव शून्य कहिए, ध्रुव शून्य वर्गणा ये कौन सी है, तीसरी शून्य वर्गणा, उसे ध्रुव शून्य वर्गणा कहा है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा की जघन्य अवस्था पाई जाती है। वो जल में, स्थल में, आकाश में सर्वत्र दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि बादल निगोद वर्गणा के समान इसका देश नियम नहीं है। ये सबसे जघन्य सूक्ष्म निर्गोण वर्ग सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा क्षपित कर्माशक विधि से और क्षपित घोलमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगोदिया जीव के ही होती है, अन्य के नहीं होती है, क्योंकि वहां जघन्य द्रव्य के होने में विरोध है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव जघन्य किसके पास पाई जाती है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा तो सूक्ष्म निगोदिया जीव के पास ही पाई जाती है। इसका कोई और विशेष वर्णन उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, और कहा है कि क्षपित कर्मांशिक विधि या और क्षपित घोलमान विधि, ये दोनों की आपस में दोनों की ये कॉम्बिनेशन से ये आपको मिल जाती है, इस प्रकार से कहा। किंतु इसका उत्कृष्ट जो वर्गणा होती है
उसका एक विशेष वर्णन, उसके स्वामी का विशेष वर्णन आचार्य ने दिया है। क्या कहते हैं वो कि महामत्स्य, जो महामत्स्य स्वयं रमण समुद्र में है, तो उस महामत्स्य के शरीर में एक बंधनबद्ध 6 जीव निकायों के संघात में उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना दिखलाई देती है। अब एक तो सूक्ष्म निगोद वर्गना है, कैसे बनेगी? 6 पुंजों से बनेगी, जैसे हमने पहले कहा था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि महामत्स्य को ले लो। अब महामत्स्य की ही वर्गना उत्कृष्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महामत्स्य का जो शरीर है उसके ऊपर तो आइलैंड भी बन जाते हैं। ध्यान से सुनना, बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं उसके शरीर के ऊपर। वो जब समुद्र के सतह पर पड़ा रहता है तो उसके ऊपर मिट्टी आकर के जमीन बन सकती है, उसके ऊपर पेड़ पौधे उग सकते हैं, उसके ऊपर त्रस्काय जीव भी विचरण करते हैं। यह ऐसा महामत्स्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो दिख तो रहा आइलैंड, एक द्वीप के जैसा दिख रहा है, किंतु है क्या? महामत्स्य का शरीर है। और वो महामत्स्य के शरीर के ऊपर षटकाय जीव है, मतलब 5 प्रकार के स्थावर है और त्रस्काय भी है। तो षटकाय जीव कहने के लिए ये हो गया। तो 5 प्रकार के स्थावर महामत्स्य के शरीर के ऊपर है। स्वयं रमण समुद्र कर्म भूमिया है, इसलिए जलचर जीव पाए जाएंगे। महामत्स्य स्वयं जलचर है। तो ये कह रहे हैं कि 5 स्थावर उसके शरीर से चिपके हुए हैं। पृथ्वी का है, जैसे कि मिट्टी आ गई। जल का है तो पानी में है। अग्नि का है, अब सोच लो किस प्रकार से अग्निकाय होते होंगे। तर्क लगाना है, मैं इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं करूंगा क्योंकि आचार्य ने कुछ नहीं दिया है, अपनी अपनी बुद्धि लगाना। क्योंकि उसके ऊपर जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उसमें किसी प्रकार से आग लग जावे, अग्निकाय भी हो जाएंगे। वायु का एक तो है ही है, वनस्पति का एक है ही है। तो 5 स्थावर हो गए। और विकलत्रय भी हो सकते हैं साथ में, तो त्रस्काय भी आ गए। पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, तो त्रस्काय भी आ गए। इसके ऊपर मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा। महामत्स्य के शरीर के ऊपर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अपना अपना तर्क लगा लेना। मुझे मालूम है आपके प्रश्न क्या होंगे। ठीक है ना? कुतूहल तो सबको रहता है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं इनका आपस में एक स्कंद बन गया। इनका आपस में एक स्कंद बन गया। और इन षटकाय जीवों का जो शरीर है, इसके तो महामत्स्य का शरीर है, उससे साथ में षटकाय जीवों का शरीर का एक संघात, संघात मतलब गुच्छा बन गया। और वो षटकाय जीवों के आश्रय से कौन पल रहा है? सूक्ष्म निगोदिया जीव पल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो सूक्ष्म निगोदिया जीव पल रहे मतलब ये जो स्कंद है, ये स्कंद अब लगा लेना उसके साथ में आवास अंडर पुलविया, अंडर आवास पुलविया, जो भी आपका क्रम है वो सारा लगा लेना इसमें। और वो जो पुलवी आएगी उस पुलवी में अनंत सूक्ष्म निगोदिया, बादल निगोदिया नहीं, अब सूक्ष्म निगोदिया जीव आएंगे। तो उनका खुद का भी शरीर, उसका विशेषोपचय। तो ये जो पूरा स्कंद बना है, उस स्कंद के साथ में सूक्ष्म निगोदिया का शरीर, उसका विशेषोपचय, उसके साथ में उनका तेजस शरीर, अनंतानंत जीवों का, उसका विशेषोपचय, उन अनंतानंत जीवों का कार्बन शरीर, उसका विशेषोपचय। तो पहले से बाकी कहीं पर भी जो सूक्ष्म निगोद वर्गना जो पाई जा रही है, वो महामत्स्य के शरीर के साथ मिलते ही वो सबसे उत्कृष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पहले जितनी सूक्ष्म निगोद वर्गना पाई जा रही थी, उसके साथ में महामत्स्य के शरीर के साथ में बना हुआ षटकाय जीवों का जो एक संघात है, जो बड़ा पिंड है, वो सूक्ष्म निगोद वर्गना के साथ में जुड़ गया। और इसलिए सूक्ष्म निगोद वर्गना सबसे बड़ी हो गई बाकी सूक्ष्म निगोद वर्गना से। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? सोचोगे तो होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपके दिमाग में इस प्रकार से आपने लाना है कि एक जैसे चींटियों की बामी जैसे बनती है ना, चींटियों की बामी कैसे बनती है? एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, लगाते 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 पिंड बढ़ते जाता है। ठीक है? अब यहां पर यह सोचना है, सूक्ष्म निगोदिया वर्गना जो है वो बामी के जैसी है। और बामी कहां बन रही है? महामत्स्य के शरीर के ऊपर।
तो महामत्स्य के शरीर के साथ में भी उसका संघात हो गया और पूरा एक पिंड बना, तो पूरे एक पिंड के समान उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना होती है, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर यहां पर दो प्रश्न उठ सकते हैं। इनको बादर निगोद वर्गना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके आश्रय से बादर निगोद भी आ सकते हैं। हाँ, तो बादर निगोद आएंगे तो बादर निगोद वर्गना कही जाएंगी, जब बादर निगोद आएंगे तो बादर निगोद वर्गना भी कही जाएगी। क्लियर है? किंतु यहां पर चर्चा, और बादर निगोद वर्गना किसके अपेक्षा से बनेगी? वहां तेजस शरीर और कार्बन शरीर किसका लेंगे? वो बादर निगोद का लेंगे, सूक्ष्म निगोदिया का नहीं लेंगे। तो जब सूक्ष्म निगोदिया की अपेक्षा से वर्णन होगा तो सूक्ष्म निगोद वर्गना, बादर निगोद की अपेक्षा से जब वर्णन होगा तो बादर निगोद वर्गना। क्लियर है? चलिए, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उनके आश्रय से जितने बड़े बादर निगोद हो सकते हैं, तो वैसे मूली के आश्रय से बादर निगोद उन्होंने सबसे उत्कृष्ट कहे थे। मतलब महामत्स्य की अवगाहना भले 1000 योजन बाय 500 बाय 250 योजन हो गए, किंतु सभी भाग के ऊपर वो जो षटकाय जीव है उनका संघात नहीं है। तो जहां षटकाय जीवों का संघात है और उसके साथ में जो सूक्ष्म निगोद वर्गना लगी हुई है, वहां पर सूक्ष्म निगोद वर्गना सबसे बड़ी हो जाएगी, सब जगह पर नहीं। किंतु बादर निगोद वर्गना अगर हम देखेंगे तो मूली के आधार से वहां पर हमको सबसे उत्कृष्ट पाई जाएगी। तो ये दोनों को बिल्कुल भी फर्क समझ करके लेना। ठीक है, अब और एक प्रश्न मन में आता है ना? पहले समझने से पहले और मैं कंफ्यूजन कर लूं तो एक ही बार कंफ्यूजन होगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा, है कि नहीं है? तो ये दो चीजें तो मैंने बता दी कि बादर निगोद वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना। अब और एक चीज को समझना है कि भाई अगर मैं 23 वर्गनाओं में देखने के लिए जाऊं तो बादर निगोद वर्गना भी पुलवी, अंड, आवास, पंचगोलक, स्कंद इसके आश्रय से बन रही है, और मोटा मोटी में सूक्ष्म निगोद वर्गना भी इसी अपेक्षा से बन रही, पंचगोलक के साथ ही बन रही है। स्कंद बड़े बड़े अलग अलग हो सकते हैं, कोई मांस पिंड में है, कोई आलू में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो फिर आपने 23 वर्गनाओं में 21वें भेद पर आपने रखा सूक्ष्म निगोद वर्गना और 19वें भेद पर आपने रखा बादर निगोद वर्गना। अगर स्कंद के परमाणु की संख्या की अपेक्षा से देखा जाए तो एक बादर निगोद वर्गना से एक सूक्ष्म निगोद वर्गना अनंत गुना बड़ी हो जाएगी। दोनों भी तो पंचगोलक के हिसाब से बने हैं, दोनों में भी अनंत अनंत जीव है। तो फिर आपने सूक्ष्म निगोद वर्गना इतना बड़ा स्कंद क्यों बनाया? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि आप जो पंचगोलक सिद्धांत बादर निगोदिया को लगाते हो, मतलब एक आवास में या एक अंडर में जितनी पुलविया आती है उससे कई ज्यादा पुलविया सूक्ष्म निगोदिया के पंचगोलक में होती है। समझ लेना, जो पुलवियों की संख्या है दोनों जगह पर अनंत लोक प्रमाण ही है, अनंत असंख्यात लोक प्रमाण ही है। एक पंचगोलक में आवास की संख्या कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। अंडर की कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। पुलविया कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। किंतु बादर निगोद के असंख्यात लोक प्रमाण से सूक्ष्म निगोद का पंचगोलक का जो असंख्यात लोक प्रमाण है वो अधिक है। उदाहरण के लिए अगर यहां पर 1000 पुलविया पाई जाती है, यहां पर 1500 पुलविया पाई जाती है, तो 1000 पुलियों के अंदर जो बैठने वाले जो जीव है उनका विश्वसोप से आगे पकड़ करके स्कंद बड़ा होगा या 1500 वाला स्कंद बड़ा होगा? तो 1500 वाला स्कंद बड़ा होगा। इसलिए 23 वर्गनाओं में बादर निगोद वर्गनाएं 19वें नंबर पर है और उससे अनंत गुना बड़ी परमाणु की संख्या में सूक्ष्म निगोद वर्गना होती है। ठीक है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब आपके को जो प्रश्न है आप शूट कर लीजिए। मैंने पहले बताया, अब सिर्फ जघन्य से उत्कृष्ट का जो प्रमाण है वो बताना रह गया। सूक्ष्म निगोद का तो आचार्य भगवान कहते हैं जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गना से लेकर उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना पर सब जीवों से अनंत गुणे निरंतर स्थान प्राप्त होकर एक ही स्पर्धक होता है, मध्य में कोई अंतर नहीं होता। जघन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना असंख्यात गुणी है।
मतलब जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक सूक्ष्म निगोद वर्गणा कितना गुणकार है? पल्य का असंख्यातवा भाग। मतलब जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा से उत्कृष्ट निगोद वर्गणा असंख्यात गुना मोटी बड़ी होती है, संख्या में बड़ी होती है, और वो असंख्यात कौन सा है? पल्य का असंख्यातवा भाग। ठीक है, तो ये सारा वर्णन मैंने आपको डाउनलोड कर दिया। अब आपके प्रश्न शूट करिए। चलिए एक एक प्रश्न। डॉक्टर बनर्जी जी प्रश्न है? हाँ बोलिए, उसके बाद दीपा दीदी। वंदना भैया, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि महास्कंद जो है वो भी तो पूरा महास्कंद के अंदर मतलब अपना जो 14 योजन है पूरा मतलब तो वो बनता है, तो उसके अंदर सूक्ष्म निगोदिया जीव तो सभी जगह है, बिल्कुल तो ठसाठस भरे हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर महामत्स्य के ऊपर क्यों वो उसके पास सबसे ज्यादा कैसे हुई? पूरा महास्कंद के जो है उसके ऊपर क्यों नहीं हुई? सुनो, जब वो एक साथ एक दूसरे से जुड़ जाती है, सूक्ष्म निगोद वर्गणा जब एक साथ सबके साथ में, क्योंकि ये सबका अलग अलग अस्तित्व है, आपको देखता है। आपके शरीर में आपके हाथ का अस्तित्व और आपके पैर का अस्तित्व अलग है कि नहीं है? भले वो आपके शरीर का भाग है किंतु उसका अलग से वर्णन है। वैसे ही महास्कंद वर्गणा एक ही है। वो बड़े बड़े पृथ्वियां जितनी है उनके थ्रू, उनके बीच में सिर्फ सूक्ष्म निगोदिया की अपेक्षा से नहीं जुड़ते एक दूसरे को, तो पुद्गल की अलग अलग वर्गणाएं बीच बीच में है। कोई असंख्यात अनुवर्गना है, कोई संख्यात अनुवर्गना है, कोई अनंत अनुवर्गना है। ये एक दूसरे के साथ पुंज लगे हुए हैं पुद्गल के, और उनके थ्रू ही महास्कंद होता है। सूक्ष्म निगोदिया जीव की वजह से महास्कंद नहीं बताया है। पहली बात, पर है तो सब जगह ना ठसाठस भरे हुए सूक्ष्म निगोदिया जीव। चर्चा पुद्गल की चल रही है, पुद्गल की करो। यहां पर जीवों की चर्चा नहीं है। जब भी हम सूक्ष्म निगोद वर्गना, बादल निगोद वर्गना करते, पहले जीवों को साइड निकालो। उनके आश्रय से, उनके संबंध से बना हुआ जो शरीर है, उस शरीरों की चर्चा चल रही है। प्रत्येक शरीर वर्गना, बादर निगोद शरीर वर्गना, सूक्ष्म निगोद शरीर वर्गना, ये जहां शॉर्टकट बनाया है वहां पर फुल फॉर्म लिख देना उसका। ठीक है, तो इसीलिए महास्कंद महास्कंद है। उसकी रचना का प्रकरण जब आता है तो मोटे मोटे स्कंद बताए जाते हैं, और उनके बीच में जोड़ने वाले पुद्गल की ही ऐसी अलग अलग वर्गणाएं हैं जो उनको जुड़ जाती है, उससे वो एक पिंड बनता है। जब एक पिंड बनता है उसका अभेद रूप से वर्गन ही है, क्योंकि उस पिंड में से दो वर्गना भी अगर आपने निकाल दी तब भी वो महास्कंद वर्गना नहीं बोली जाएगी उसको। हाँ, उसकी रेंज है। महास्कंद वर्गना एक फिक्स नंबर नहीं है। तो महास्कंद वर्गना का जो जघन्य है उसमें से अगर आप एक भी वर्गना निकालते हो तो वो महास्कंद नहीं रहता, उसका वर्णन अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाम टर्मिनोलॉजी दी है, तो टर्मिनोलॉजी को टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ही लगाना है। एक का जो स्वरूप है उस स्वरूप की अपेक्षा से ही लगाना है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ये है कि पूरा लोकाकाश तो अपन 7 योजन नीचे और 7 योजन ऊपर 14 योजन है ना पूरा। 14। तो जो स्वर्ण वो शंभु रमन द्वीप के अंदर महामत्स्य है तो वो पूरा 1000 योजन है। वो तो वो छोटा योजन है क्या? 1000 छोटा योजन और ये बड़ा योजन है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, सबसे पहली बात तो कि जो शरीर की जो ऊंचाई वगैरह बताई गई है वो हमेशा लघु योजन की अपेक्षा से ही बताते हैं। घनांगुल कौन सा बनता है तो उसमें सूचांगुल कौन सा लेता है, वो व्यवहार अंगुल से ही बनता है। तो उस अपेक्षा से वो जो गणित है, गणित मान की अपेक्षा से उसकी तरफ देखना। तो वो छोटा है और ये तो बड़ा है। वो गणित मान की अपेक्षा से देखना कि कौन से अंगुल से क्या गिना जाता है। ठीक है, जैसे कि किसका शरीर, जो महायोजन वगैरह जो होते हैं वो द्वीपों की विस्तार को बताने के लिए, विमानों के विस्तार, जो बड़े बड़े विमान होते हैं उनके विस्तार बनाने के लिए, 2 विमान का अंतराल बताना है, तो वो सारी चीजें बताई जाती है। तीसरी बात वो पूछनी थी कि बादर निगोदिया जी जो अपन पढ़ रहे हैं आलू के अंदर है ना, और फिर उसके बाद ये अभी सब ये जो अभी बाद में आया मतलब मूली के ऊपर जो संक्रमण की मूली है, तो इसका मतलब बादर निगोदिया जी आलू से उस मूली के अंदर ज्यादा है, स्कंद बड़ा है उसका मतलब। बिल्कुल, क्योंकि स्वयं रमन की मूली की चर्चा कर रहे हैं तो मूली में ज्यादा है, मूली का स्कंद बड़ा है। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मूली खाने में ज्यादा पाप लगेगा कि आलू खाने में ज्यादा? एक दृष्टांत उन्होंने दिया है कि स्वयं रमन की जो मूली है उसमें उत्कृष्ट पाया जाता है, ये धवलाकार ने रखा है। हाँ, तो वो सबसे बड़ा स्कंद है ना आलू से,
अब वो कौन सी मूली है, अब वहां पर उगने वाली मूलियां सारी की सारी एक जैसी थोड़ी होगी। जैसे आपके अभी मार्केट में जाओगे तो मूली सब एक प्रकार की होती है, एक प्रकार मतलब एक डायमेंशन की होती है क्या? नहीं होती है। नहीं तो होती, वहां अलग अलग की होती। सबसे बड़ी मूली होगी उसको ले लेना। हाँ, तो इसीलिए ऐसा लगा कि मूली खाने में भी उतना ही पाप है जितना आलू खाने में पाप है। ये सारा उसका कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। साइज से फर्क नहीं पड़ता है, मूली का एक टुकड़ा खाया क्या और कितनी बड़ी मूली खाई, इससे जीवों का घात होना है तो हाँ ना होना ही होना है। क्यों? एक सुई के नोक के ऊपर अनंतानंत जीव विराजते हैं, तो आप एक सुई के टोक से तो ज्यादा ही खाओगे। तो इसीलिए इतना खाया कि ज्यादा खाया के अर्थ एक ही, हिंसा की अपेक्षा से हिंसा हिंसा ही है। ठीक है, और मालूम होते हुए भी खाया और भी, क्योंकि ज्ञात भाव अज्ञात भाव। तो सर, इस अब इसके प्रकार ऊपर से एक क्वेश्चन और आया। कल आपने जब मेरे को बताया कि बादर निकोजी, आप बता रहे थे ना, बादर निकोजी जो है वो तो प्रमत्त योगा हिस्सा, मतलब उससे तो हुई नहीं, मार नहीं रहे। तो एक उमा स्वामी महाराज साहब ने एक सूत्र और भी लिखा, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात। बिल्कुल तो बिल्कुल अज्ञात से भी खाओ तो भी पाप तो उतना ही लगता है। बिल्कुल पाप कम ज्यादा है, और द्रव्य विशेष से तो और भी है। देखो, मांस भक्षण शेर भी करता है और हर रोज करता है, और मांस भक्षण मनुष्य भी करता है, पुरुष। किंतु पुरुष मनुष्य 7वें नरक तक जा सकता है, शेर 7वें नरक तक कभी नहीं जाता, 5वें के आगे जाता नहीं। क्यों भाई? अब बताओ। इसीलिए वीर्य विशेषता, आपके आश्रव बंध की जो चर्चा, आश्रव बंध की अपेक्षा से जो होती है कर्म सिद्धांत की अपेक्षा, वो वहां पर वो एक होता है कि पाप का कारण, पाप की कौन सी क्रिया, वो आश्रव का कारण हो गया। आश्रव का कारण है। अब आश्रव के पश्चात जो बंध होगा, वो बंध 4 भागों में विभागा जाएगा। कारण की अपेक्षा प्रकृति बंधेगी, किन भावों के द्वारा, कितने तीव्र भावों के द्वारा किया, उसकी अपेक्षा से स्थिति अनुभाग पड़ेगा, और उससे आत्मा का जो परिस्पंदन, जो योग आपका तीव्र था, उसकी अपेक्षा से उसमें आने वाले प्रदेशों की संख्या भी निर्धारित होगी। तो आश्रव बंध की जो चर्चा है उसको अपने अपने हिसाब से लगा देना। अब यहां पर एक अनावधान से, जैसे आप चलते चलते आप तो बिल्कुल प्रयास कर रहे हो कि मेरे पैर के नीचे कोई नहीं आना चाहिए, आप लॉन के ऊपर नहीं चलना चाहते, आप लॉन के ऊपर नहीं चल रही है, बच करके चल रही है। किंतु जिस रास्ते पर चल रही है वहां पर आपकी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर, आप बचाते बचाते चल रही है, देख करके पाव डाल रहे, फिर भी एकाध कोई जीव पाव के नीचे आ गया, तो आचार्य कहते हैं हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको हिंसा करने के भाव आपके पास नहीं है। थोड़ा हिंसा का दोष नहीं लगेगा, इसका अर्थ यह नहीं कि आश्रव नहीं होगा, आश्रम तो होगा, आश्रव होगा, बंद होगा। तो यही मैं कह रही हूँ। तो अगर ऐसा नहीं होता तो गौतम स्वामी प्रश्न ही नहीं पूछते, भगवान कैसे करे, उठो तो कैसे कहूं, बैठो तो कैसे बैठूं, चलूं तो कैसे चलूं, ये प्रश्न ही नहीं पूछते। और महावीर भगवान उत्तर भी सही देते हैं, क्रिया को रोक नहीं सकते हो, करो तो सावधानता से करो। यत्नपूर्वक करो। ये अर्थ ही यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि भाई आश्रव बंध का जो गणित है वो अपने हिसाब से चलेगा, उसकी चर्चा अलग है। यहाँ पर चर्चा चल रही है किस प्रकार के जीवों में किस प्रकार की वर्गणा पाई जा सकती है। जीव क्यों? क्योंकि वो शरीर सहित है, शरीर पुद्गल है, इसलिए जीवों का संबंध नहीं, तो जीव का कोई संबंध नहीं। हम लोग मुख्यतः से 592 नंबर की गाथा, ये तो 93 और 594 नंबर की जो गाथा है उसकी हम लोग चर्चा मुख्यतः से कर रहे हैं। 92-93 में तो आचार्य भगवान कह रहे थे पुद्गल के प्रदेश चल है, स्वरूपाधिकार में वो चल प्रदेश की जो है वो चल, पुद्गल चल प्रकार का होता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो चल है मतलब क्या है? क्रियावान है, और क्रियावान है मतलब एक दूसरे के साथ में स्कंद बनाता है। तो स्कंद किस किस प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से प्रकार के बनते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, धन्यवाद दीपा दीदी। चलिए, आज महास्कंद वर्गना पूर्ण होने तक आज की क्लास चलेगी। हाँ, मेरा भी कहना वही था कि सब लोग सूक्ष्म जीवों से ठसाठस भरा है, तो बड़ा स्कंद नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों बोले तो अलग अलग है वो। हाँ, एक दूसरे से बंधनबद्ध शब्द जहां पर आया है वो बंधनबद्ध होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए। मेरे पास ये 500 का स्कंद है, ये 1000 का स्कंद है, ये सिर्फ जुड़ा हुआ है।
ये बंधनबद्ध नहीं है, तो इसको मैं 1500 का स्कंद नहीं कह सकता हूं, 1000 का स्कंद है, 500 का स्कंद, मेरे पास दो ही आएंगे। जब तक वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, स्कंद को प्राप्त नहीं होते, स्कंद पने को प्राप्त नहीं होते, बंध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए शब्द व्याख्या में आचार्य भगवान ने बादर निगोद की भी व्याख्या हो या सूक्ष्म निगोद की भी व्याख्या हो, अब मैं जब बादर निगोद सूक्ष्म निगोद कह रहा हूं तो वर्गणा शरीर वर्गणा शब्द आगे लगा देना। बादर निगोद शरीर वर्गणा, सूक्ष्म निगोद शरीर वर्गणा, इनकी जब भी परिभाषा लिखी, एक बंधनबद्ध ऐसा शब्द उसमें सबसे पहले लगा। वर्गना में वही आया, बंधनबद्ध ही होना, बंधनबद्ध तभी बंधन होने के बिना तो वो स्कंद बनेगा ही नहीं। ठीक है। माया पकड़ दीदी पूछ रही कि शेर संयम धारण करता है इसलिए 5वें नरक तक जाएगा, कह रही संयम धारण करने का क्वेश्चन और कम आ जाएगा। जो संयम धारण नहीं करते वो 5वें तक जा सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं माया दीदी कि सभी 5वें तक जाएंगे। ठीक है, अब ये विषयांतर हो जाएगा, वापस सर्वार सिद्धि में पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, और सर्वार सिद्धि में अगर मैं पहुंच गया तो मुझे निकलना बड़ा मुश्किल होता है वहां से। चलिए दूसरा कौन है, अगला प्रश्न विजया लक्ष्मी दीदी। और अधिपति जी आपका प्रश्न हो गया पूरा? चलिए विजया लक्ष्मी दीदी। मुझे पूछना था कि अभी बादर निगोदिया जीव और सूक्ष्म निगोदिया जीव, अपने पुद्गल के बारे में वर्णन चल रहा है अपना, मतलब स्कंद मतलब पुद्गल, मतलब उसमें जीव नहीं रहता है, राइट? तो फिर ये किसमें ज्यादा एक मिनट, जीव नहीं रहता ऐसा नहीं है, जीव रहे या ना रहे उसको गौण किया है। अब बोलिए। अच्छा गौण किया है, मतलब उसमें रहता है जीव क्या? अभी हमारे अंदर अपना शरीर अपना जीव है कि नहीं? अपना जीव भी है, और अपने साथ साथ बादर, क्योंकि अगर जीव नहीं होगा उस बादर निगोद के निगोद वर्गणाओं में, अगर तो फिर उसका तेजस शरीर कार्बन शरीर कहां से लाओगे? वो तो उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जीव उसमें से निकल जाए, देखो दो प्रकार के जीव निकल के जाते, कल जो चर्चा चल रही थी, अभी हमारा शरीर जो है वो मृत नहीं है, तो अभी हमारे शरीर में जो मृत जो बादर निगोद वर्गणाएं लगी हुई है, वो बादर निगोद का जो 6 पुंज होंगे वो 6 पुंज की अपेक्षा से होगा, और वो हमारे शरीर के साथ हमारे मांस के साथ में भी उनकी जो वर्गणाएं है वो एक बंधन को प्राप्त है, इसलिए उसकी अपेक्षा से चलेगा। किंतु जब हम मर जाएंगे, अपना शरीर अभी भी है, हम मर जाएंगे, अपनी आत्मा निकल जाएगी, तो अब शरीर अभी भी है कि नहीं है जो आश्रय, और उसमें नए बादर निगोदिया भी आ रहे हैं। तो जो जीव अभी उसमें उस समय में जो बादर निगोदिया जीव है या सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उनके अपने अपने तेजस कार्बन शरीर और उनका विसर्जोपचय आपको लेना पड़ेगा। वो तब तक जब तक वहां पर वो जीव है, बादर निगोदिया जीव है, तभी तो तेजस कार्बन शरीर होगा, नहीं तो कैसे होगा? मतलब अपन मरे, अपनी आत्मा चली गई तो भी उसमें कार्बन और तेजस वर्गणा रहते हैं। अपने नहीं, हम मर जाएंगे तो अपने जीव के साथ में हमारा कार्बन तेजस शरीर तो चला हमारा जाएगा, लेकिन उसमें जो बादर निगोदिया जो कृमि उमी रहते हैं उसके जो तेजस और कार्बन भी नहीं, कृमि हो जाएंगे त्रस। अच्छा बिल्कुल पक्का पक्का, मैं क्लीन करते जा रहा हूँ पूरा। जो कहेंगे जो त्रस्काय होंगे वो निगोदिया होंगे क्या? क्योंकि नहीं जैसे कि शरीर में कीड़े पड़ गए, वो त्रस्काय, शरीर में जो कीड़े पड़ते हैं वो त्रस्काय है। वो बादर निगोदिया जीव की चर्चा और सूक्ष्म होती जाएगी। बादर निगोदिया वो जीव है, त्रस्काय के लिए तो एक जीव का अपना अपना खुद का शरीर है, भले उनकी संख्या जितनी चाहे उतनी, आपके पेट में मान लो हजारों कृमि है, उसकी चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। निगोदिया जीव जो है उनकी सिर्फ चर्चा चल रही है। पर अपन ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि बादर निगोदिया मतलब स्कंद बहुत बड़ा है तो उसका साइज भी बड़ा रहता है, ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है? जरूरी नहीं है, कपास की अपेक्षा से देखो, जो उदाहरण हमने कपास का और लोहे के पिंड का लिया था, डेंसिटी यहाँ पर आकार की चर्चा ही नहीं है, परमाणु के संख्याओं की चर्चा है। क्योंकि परमाणु मतलब जो है पुद्गल है तो इसको आकार रहता ही ना, क्योंकि पुद्गल को आकार मतलब यहाँ पर स्थूलता की अपेक्षा से जो वर्णन है वो है ही नहीं है, यहाँ पर संख्या की अपेक्षा से वर्णन है। स्थूलता की अपेक्षा से वर्णन करोगे तो वापस फिर से पहुंच जाएंगे, एक बर्तन में कितनी रई बैठती है और एक बर्तन में कितने मखाने बैठते हैं, फिर वहां पहुंच जाओ। संख्या नहीं बोल रही हूँ मैं, कि समझो रुई का भी अपन जब उसका मतलब वजन कम रहे तो भी उसका विड्थ बढ़ सकता है ना, तो उसके अंदर रुई के परमाणु कितने हैं?
कम परमाणु रहते हैं। परमाणु की संख्या और परमाणु की स्थूलता, इसलिए उस शब्द को स्थूलता कहेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब स्थूलता भी ये इसके लिए मतलब जो मूल्य अपन स्वयं ब्रह्मांड रहते हैं वो छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ कंपैरिजन में? उसमें से बड़ी वाली मूली ले लेना, स्वयं रमण समुद्र की मूली ऐसा भगवान ने बोल दिया है, तो हम लोग स्वयं रमण समुद्र की मूली ऐसा ही कहेंगे। और अपन ऐसा भी बोले है ना कि बादर निगोदिया वो अपने नारकी का, सातवें नारकी का आत्म जीव, मतलब वो क्या नारकी बड़ा नहीं रहता है, तो सेम ही सब नारकी के जैसा रहता है सातवें नर्क में, तो मतलब साइज कुछ बढ़ता नहीं उससे ना। एक मिनट, नारकी को आप कहाँ पर लेके जा रही हो? नारकी नहीं, अभी नहीं सूक्ष्म निगोद में आई नहीं है, वो तो प्रत्येक शरीर वर्गना की अपेक्षा। सॉरी प्रत्येक शरीर, बरोबर। वर्गना ने वो स्वयं नारकी का शरीर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर किसका शरीर लोगे? जो 6 पुंज वहां बनेंगे उसमें पहला पुंज उस जीव का स्वयं का शरीर होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे। और आहार, इसीलिए तो प्रश्न पूछा, तो याद है कि आपको धवलाकार में एक जिज्ञासा शंकाकार ने प्रश्न पूछा था कि अगर देखा जाए तो स्थूलता की अपेक्षा से तो आहारक शरीर जो है वो वैक्रयिक से आहारक शरीर और सूक्ष्म है, तो और उसके परमाणु की संख्या उसके स्कंद की तो और ज्यादा है, तो फिर आप उसकी अपेक्षा से वर्णन ना करते हुए आप वैक्रयिक वाले नारकी की अपेक्षा से क्यों कर रहे हो उत्कृष्ट वर्गना में, है ना? हाँ, तो यहाँ पर वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तब नहीं होगा अगर हम एक सूत्र में बांध करके चलेगा। मैं बिल्कुल मानता हूं, अगर परसों के 2 मनी क्लास के अलग से बिखर करके कहीं भाग रहे हैं, कल वाले अलग भाग रहे हैं, 4 दिन पहले वाले अलग भाग रहे हैं, आज कुछ अलग ही भाग रहे हैं, मतलब उसके रेफरेंस में मैं आज के स्वाध्याय को अगर नहीं लूंगा, इनका स्कंद नहीं बनाऊंगा, तो आपको जरूर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड तभी नहीं लगेगा जब मुझे इतना मालूम है कि मैं किसका स्वाध्याय कर रहा हूं, क्या विषय चल रहा है, उसके रेफरेंस के ऊपर एक भले 15 दिन से चल रहा है, किंतु 15 दिन के सभी जो हमारे प्रवचन है, उन 15 दिन का जितनी भी चर्चा है वो सभी एक स्कंद रूप लेंगे, तभी विषय समझ में आएगा, नहीं तो विषय समझ में नहीं आएगा। सीधी बात है, नहीं आएगा। तो अपन नॉर्मली ऐसा समझने का जितना ज्यादा उसमें मतलब स्कंद तो उतने जीव बादर निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसा अपने अपने जीवों की संख्या है। अगर वर्गना की चर्चा चल रही है तो वो जो बादर निगोदिया है वो तो जीव वहां पर है, इसलिए तो उनका तेजस शरीर और कार्बन शरीर लिया जा रहा है ना? और उनका स्वयं का भी शरीर, मतलब बादर निगोदिया का शरीर अब कौन सा है? तो जिसके साथ बंधन है, तो बंधन मध्य किसके साथ है? पुलवी, अंडर, आवास, और ये सब किसके साथ है? पंचगोलक किसके साथ बंधनबद्ध है? स्कंद के साथ बंधनबद्ध है। तो ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। समझ में। चल प्रबोध जी, फिर मीनाक्षी दीदी, फिर शोभा दीदी। पहले ये बताइए, जैसे ये सूक्ष्म निगोदिया जीव ज्यादा है, मतलब बादर निगोदिया जीव से, मतलब ये इस बात की कंफर्मेशन हो गई, मतलब सूक्ष्म निगोदिया जीव ज्यादा है बादर निगोदिया जीव से? बिल्कुल होंगे। इसका भी हम लोगों ने जब अगर देखा गया तो इसका हम लोगों ने अल्प बहुत जो देखा था, अल्प बहुत में देख लेना सूक्ष्म निगोदिया जीव, फिर उनके पर्याप्त में अल्प बहुत बदल जाता है। पर्याप्त की चर्चा करो, अपर्याप्त की चर्चा करो, तो फिर अल्प बहुत बदल जाता है। काय मार्गना में इसका वर्णन दिया गया है। दूसरा यह है कि इस सूक्ष्म निगोद काय वर्णा के निगोद वर्गना के साथ साथ बादर निगोद वर्गना भी रहेगी ना उसमें? देखो, पर्याप्तक की अपेक्षा से वर्णन करना, यहाँ पर पर्याप्तक की अपेक्षा से जब दिख रहा है यहाँ पर, तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि सूक्ष्म निगोदिया जीव, पुलवी की संख्या ज्यादा है, अंडर की ज्यादा है, तो जीवों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी एक स्कंद में, सीधी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये सूक्ष्म निगोद वर्गना वाला जो शरीर है उसमें बादर निगोद वर्गना भी होगी ना? नहीं, क्यों? बादर जीव तो वहां भी हैं, उनकी बादर निगोद सूक्ष्म निगोदिया के साथ में कहाँ लगे हुए हैं? नहीं, जिसने आपने जो बताया है स्कंद में आ गया, वो स्कंद में आ गया। देखो, मेरा मतलब वहां रहेंगी बादर निगोद बादर निगोद के, क्योंकि आचार्य लोगों ने षटकाय संघात कहा है, तो षटकाय संघात में वो सारी चीजें सूक्ष्म निगोदिया को छोड़कर के जितनी भी अगर है वो स्कंद को प्राप्त है, नहीं है वो सब उसी में आ जाएगी। यहां पर चर्चा उस पिंड की चल रही है जो सूक्ष्म निगोदिया के आधार से बताया जा रहा है,
और सूक्ष्म निगोदिया का आधार कहां से चलेगा? उस सूक्ष्म निगोदिया जीव का सबसे पहले तेजस कार्बन शरीर, उसका विसृसोपचय, और फिर स्वयं का शरीर और उसका विसृसोपचय। ये जब आप कहते हो तो स्वयं के शरीर के साथ में फिर उसके पंचगोलक लगे हैं और पंचगोलक के साथ में स्कंद लगा हुआ है। इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर महामत्स्य के साथ में जो षटकाय लगे हुए हैं वो वहां पर उसकी चर्चा आएगी, तब तक नहीं आएगी। ठीक है नीना दीदी, आप जब घर की सफाई करती है एक भी सूक्ष्म निगोदिया नहीं मरता, मरता है तो बादर निगोदिया मरेगा, सूक्ष्म निगोदिया कोई नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? आप इस आज आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है चलिए मीनाक्षी दीदी आपका प्रश्न। और दीदी ने बताया 14 योजन, 14 योजन नहीं 14 राजू है अरे ठीक है समझ लेना, आगे बोलो। चलो हाँ बस दूसरा कहना। कोई बात नहीं, चलो शोभा आज मेरा दीदी। शोभा दीदी आवाज पहुंच रही तो ले लेना। चलिए अरविंद जी बोलिए। बाकी किसी के मुझे हाथ ही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे हैंड रेस का बटन नहीं दिख रहा, तो मुझे किसी के हाथ नहीं दिख रहे बाकियों के। अरविंद जी बोलिए। वरना भैया जी, इसमें ये जगन्य सूक्ष्म निगोद वर्णा से लेकर उत्कृष्ट निगोद वर्णा पर्यंत सब जीवों के अनंत गुणे निरंतर स्थान प्राप्त होकर एक ही स्पर्धक होता है। चर्चा मैं अभी यहाँ नहीं करना चाहता, उसके लिए बेस की बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसको टाल दिया यहाँ पर। ओके क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो वो कभी विषय आएगा तो मैं उसको ले लूंगा। ओके 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 क्या है ना, मैंने जो करके वहां का वर्णन रखा है, इसलिए बहुत सारी चीजें उसमें आई है। स्मिता दीदी। बंधनमध्ये फक्त सूक्ष्म निगोद वर्गना आणि बादर निगोद वर्गना हे दोनच घ्यायचे का? फिर से बोलिए। बंधन बद्ध मध्ये सूक्ष्म निगोद आणि बादर निगोद हे दोनच येतात का? प्रत्येक शरीर को भी लेना पड़ेगा, प्रत्येक शरीर में भी तो 6 पुंज है। तेच विचारले, मला वाटलं म्हणजे ह्याच्यातच घ्यायचं। ठीक प्रेमलता दीदी। प्रेमलता दीदी अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। ये मैं कहना पूछना चाहती हूँ, आश्रय और बंध में समय का अंतर होता है क्या? प्रेमलता दीदी आश्रय बंध में कहाँ घुस गई आप? हाँ? तो यहाँ पर वर्गणाओं की चर्चा चल रही है, आप आश्रय बंध में कहाँ चल गई? अरे ये सर मेरे को है ना, किसी ने प्रश्न पूछा है तो मेरे को उसका उत्तर आपसे ही लेना है उनको। प्रेमलता दीदी अब आप मुझे बताइए, वर्णन चल रहा है 23 वर्गणाओं का, वो ठीक से लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आप विषयांतर वाला अगर प्रश्न पूछोगे तो कैसे चलेगा, वो भी लाइव टेलीकास्ट में। हाँ तो आप उसके क्लास के पश्चात हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। हाँ और प्रश्नोत्तर वाले जो है मैं आपको बिल्कुल सही उसका उत्तर दे दूंगा, चिंता नहीं करना। पवन दीदी, पवन जी बोलिए। अभी सूक्ष्म निगोद वर्गना जैसे अब आलू में है, अब जब आलू की चीज बनते हैं वो सूख जाता है पानी, तो फिर वो वर्गना निकल जाती होंगी ना उस चीज में से, कि नहीं निकलेगी? फिर से बोलिए। आलू में सूक्ष्म निगोद वर्गनाएं है, हाँ तो अगर उसका चीज बनाने के बाद उसको अपन सुखाते हैं, तो सूखने के मुख्यतः बाद सब बादल निगोद होती है, सूक्ष्म निगोदिया तो उसके आर पार हो रहा है। अंदर नहीं होती है क्या फिर? सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है वो तो आर जा सकते हैं, उस सूक्ष्म निगोदिया को किसी के आधार की जरूरत नहीं है, ये समझ लेना। वो बंधनबद्ध नहीं है, वो छटकाय जीव के संघात की अपेक्षा से वहां पर महामत्स्य की भी चर्चा की गई है, वो वहां पर इस प्रकार से चर्चा की गई है कि ये बंधनबद्ध मतलब उनको अगर आप एक जैसा स्कंद मानोगे, तुलनात्मक यहां पर कह रहे हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव का बाकियों के साथ में, उनको आधार की जरूरत नहीं, जैसे बादल निगोदिया को आधार की आश्रय की जरूरत है। अच्छा ये मेन है। काय मार्गना देख लेना जरा, यानी हवा के जैसे भी निकल जाते आ जाते ऐसा होता हो, सब जगह से कहीं से भी जा सकते हो। हाँ ठीक है, मैं वही बोला कि अगर उसमें से सूख जाते होंगे तो ऐसा क्या हो सकता है? चलो वो बादल निगोद को लगाना। हाँ बादल, ओके। चलिए शोभाज मेरा दीदी बोलिए। कोई व्यक्ति अपना देह दान करता है, मरने के बाद उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज चली जाती है मेडिकल स्टूडेंट के स्टडीज के लिए, तो फिर क्या वो उसका दोष लगता है क्या? मतलब ये वर्गना के कौन से प्रकरण का शब्द प्रश्न है दीदी? ये बादर निगोद वर्गना की संख्या दान किया या दान नहीं किया इसकी अपेक्षा से होगी क्या?
हाँ, पर उसका अंतिम संस्कार नहीं होता ना, इसलिए तो पूछा। उसका अंतिम संस्कार होवे या ना होवे, घर में जैसे बॉडी है वैसे वहां पर बॉडी पड़ी रहेगी। तो उसमें जो जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, तो जितनी बादर निगोदिया जीव उत्पन्न हो रहे हैं उस प्रकार से बादर निगोद वर्गना बनती रहेगी, उसका स्कंद बनता रहेगा। ठीक है। हाँ, आपने प्रश्न जो पूछा ना कि देहदान करना सही है कि नहीं है, ये प्रश्न का हाँ। इसके अंदर कैसे दे दूं? ठीक है, वो विषयांतर हो जाएगा। ठीक है दीदी, रूबी दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। मैं जानना चाह रही थी कि ये जो उसमें बोलते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं अरे नाम भूल गई, वो ट्राइंगल से वो बने हुए होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उन्हें? निषेक की त्रिकोण रचना। नहीं नहीं नहीं, जो मतलब जिसमें वहां पे वो रखते हैं ना, पहले रखते थे ना, डेड बॉडीज रखते थे बहुत लंबे समय तक, ये कहाँ पे, इजिप्ट वगैरह में। अच्छा, ममिफिकेशन। हाँ, तो वहां पे मैं ये जानना चाह रही थी कि उसमें भी ऐसे ही मतलब होते हैं, स्कंद बनते हैं, क्योंकि वो तो इतने लंबे समय तक रखते हैं। हाँ, तो देखो बॉडी कितनी देर रखी है कितनी देर नहीं रखी है, वो कॉम्पोज हो रही है डिकॉम्पोज हो रही है, ये अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है, बिल्कुल आपकी पुद्गल की ही चर्चा चल रही है, क्योंकि उसके अंदर जीव तो नहीं है। किंतु यहाँ पर आप डिकम्पोज की जो चर्चा करते कि बहुत देर तक बॉडी वैसी की वैसी रहती है, इसका अर्थ क्या हो गया कि वो स्कंद विघटन को प्राप्त नहीं होते हैं। तो स्कंद विघटन को प्राप्त नहीं होने का कारण वो जो उसके ऊपर मसाले आदि जो लगाते जाते हैं वो चर्चा वहां पर चल रही है। किंतु उसके लिए उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति होती कि नहीं होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन से प्रकार की होती है, तो उन निगोद वर्गना को बादर निगोद वर्गना तब कहा जाएगा जब उनके आश्रय से बादर निगोद बन रहे हैं। 6 प्रकार के गुच्छों का एक बंधनबद्ध शरीर है, वो बादर निगोद वर्गना कही जाएगी। पक्का, सब खत्म होगी बात। हाँ, तो उसमें मतलब वैसे उसमें जैसे वो इतने लंबे समय तक रखते हैं, इतने वर्षों से रखा हुआ है, तब वहां पे बनते होंगे ना स्कंद, बनते होंगे और फिर मतलब डिकम्पोज भी होते होंगे, ऐसा है? डीकम्पोज के और अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डीकम्पोज के बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आपने कोई मसाला नहीं लगा दिया तो आपने बॉडी को बर्फ के सिल्ली के ऊपर रख दिया और दूसरी धूप में रख दी, क्या सेम प्रकार से डिकम्पोजिशन होगा? मैंने कोई मसाला नहीं लगाया उसमें। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि मतलब वहां पे प्रोसेस चल रहा होता है ये। सुनिए दीदी, सुनिए सुनिए, अर्थ ये है कि चर्चा यहां पर विघटन होने के फैक्टर्स, स्कंद का भेद होने के कारण उनकी चर्चा नहीं चल रही है, और ना ही स्कंद बनने की चर्चा चल रही है, वो आगे आएगी। स्कंद बनने की योग्यता कब आती है, विघटन होने की योग्यता कब आती है, ये जो सारा चर्चा है वो बाद में आएगी। यहां पर स्कंद बिखरते हैं और जुड़ते हैं, और अगर बिखर करके जुड़ते हैं, जुड़ करके बिखरते हैं, तो वो कितनी परमाणु संख्या में रहते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बस इतना वर्णन। दो चीजों को मिक्स नहीं करना है। आचार्य ने ऐसे प्रश्न पूछा था, उनको भी हमने वही कहा था कि यहां चर्चा सिर्फ स्कंद की बात हो रही है, तो स्कंद कैसे बन रहा है, कौन कौन से फैक्टर से बन रहा है, वो बहुत सी चीजें अलग अलग है, तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। ठीक है, तो आपके केस में बॉडी डिकम्पोज होना का अर्थ होता है कि वहां पर विघटन होना, वो जो परमाणु का स्कंद बना है उनका विघटन होना। तो अगर वो विघटन होने के लिए कौन से कारण वहां पर विद्यमान है, कौन से कारण विद्यमान नहीं है, इसकी चर्चा अलग से हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ ना कि वहां पे स्कंद बन रहे होंगे क्या उस डेड बॉडी में, मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जब उन्होंने मसाला लगा रखा है अगर, तो फिर भी बनेंगे। देखो मसाला क्या है, वो भी पुद्गली है। का भाग नहीं है, मतलब नए परमाणु आ गए, वो शरीर के साथ जुड़ गए, उसका एक बंधन स्कंद हो गया, तो वो किसी कैटेगरी में जाएगा। तो आपको वहां देखना है कि वो जो अभी मसाले के परमाणु और जो शरीर के परमाणु है उनका अगर कोई स्कंद बनता है, हाँ स्कंद बना है, तो वो स्कंद कौन सा है, कितने परमाणु की संख्या है, तो ये 23 की कैटेगरी में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया जी, वरना भैया जी। कुसुम दीदी मुंबई। वंदना भैया जी। भैया ये छपित गोलमाल ये विधि, ये समझ में नहीं आया मैं। उसको पीडीएफ में दी है और मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी बताई है, कृपया सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीरज जी। नमस्कार आचार्य, वंदना भैया।
जैसे इसके अंतर्गत अपन काय वगैरह के जो विघटन करते हैं। मेरे जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सिर्फ। पीडीएफ का अर्थ ये है कि मैंने एक पेज का अलग से फोटोग्राफ निकाल करके चारों ग्रुप के ऊपर शेयर किया है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। हाँ नीरज जी पूछिए। काय वगैरह के अंदर ये जैसे अपन फफूंदी वगैरह आ जाती है, उसको हटा दिया जाता है या हटाया जाता है, तो उनका अपने शरीर से पृथक कर दिया, फिर भी उनके अंदर ये वापस से वर्गणाओं का उत्पन्न होता है क्या? होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल है। पुद्गल है तो उसको अलग अलग तरीके से परमाणु मिलेंगे। अब उसके ऊपर धूल बैठ जाएगी तो भी परमाणु का स्कंद बनेगा। आप जैसे पानी के ऊपर का लेयर, एक 3 मिलीमीटर का लेयर निकाल करके आपने डस्टबिन में डाल दिया। जी जी जी। ठीक है, अब डस्टबिन में जब चला गया तो उसका खुद का एक स्कंद है। अब बिल्कुल उसका स्कंद हो उस गया। स्कंद के साथ में अगर मान लो उसके अंदर कोई और मिट्टी लगी थी, वो मिट्टी उसके साथ में लग गई और एक स्कंद बन गया। यानी कि वो स्वयं ग्रहण करता जाएगा और बनाता जाएगा फिर बाद में। करने की बात मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ग्रहण करने की चर्चा अलग से आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ परमाणु की संख्या की अपेक्षा से क्या स्कंद बनता है, नहीं बन रहा है, स्कंद बन सकता है। स्कंद बनेगा, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल बन सकता है। बनना भी। और बादर निगोद वर्गणाओं को भी देखना आप, या सूक्ष्म निगोद की हो या फिर मान लो प्रत्येक शरीर की हो, उत्कृष्ट और जघन्य इसके रेंज में जब तक है तब तक उसको वो नाम दिया जा रहा है। एक बार वो रेंज से निकल गई तो या तो ऊपर जा सकती है, क्या नीचे जा सकती है, जहां भी जा सकती है। अब वो नया रूप धारण करेगी, नए समूह में जाएगी तो उस समूह का नाम मिलेगा। बेटिया जब तक ब्याही नहीं थी तब तक फैमिली नेम कौन सा लगा रही थी, मैके का। जैसे ही कि ब्याह करके नए समूह में चली गई, वहां पर नया नाम ले रही है। ठीक है, बस ये उदाहरण 1:1 नहीं लगाना, क्योंकि विवाह एक ही बात होता है, एक ही बात नाम बदलता है। यहाँ पर परमाणु के शब्द बदलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, ऐसे मत सोच। तभी बेटियों को 2 कुल की वृद्धि का कारण बताया जाता है। आगे बढ़ते। ठीक है नीरज जी, क्लियर है आपको भी? ठीक है, बनना भी। और कोई प्रश्न? चलिए अब चलते आगे। नीरज जी और कोई प्रश्न है? अनम्यूट किया है? नहीं, उसको हैंड्स निकाल दीजिए। अब चलते आगे। अब इसके आगे कौन सी वर्गना है? फिर से अंतिम शून्य वर्गना या फिर चौथी शून्य वर्गना कह सकते हैं। वो शून्य वर्गना के बारे में कौन बताएगा? चौथी शून्य वर्गना के बारे में, चौथी शून्य वर्गना के बारे में कौन बताएगा? हमने बताया तो नहीं है, किंतु बता तो सकते हैं। ये रेडमी 7A नाम से जो दीदी, जो भैया, जो भी बैठे हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। रेडमी 7A नाम से आपने हैंड रेस किया है। चलिए कोई बात नहीं। पूर्णिमा दीदी आप बताइए। ने जो उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा है उसके अंदर एक अंक मिलाने से चौथी ध्रुव सूर्य वर्गणा बनती है। जघन्य ध्रुव शून्य वर्गणा बनेगी चौथी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और क्या कहना चाहोगे आप? और इसका उत्कृष्ट भी बता दीजिए। और उत्कृष्ट तो उसमें अनंत अने उसके अधिक अधिक क्रम से एक एक अनेक जो उत्कृष्ट एक एक अंक मिलाते 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 अलग अलग प्रकार के स्कंद उसके बनेंगे और मिलाते जाएंगे उत्कृष्ट तो उसका भी स्कंद बनेगा। उत्कृष्ट आ जाएगा। उत्कृष्ट स्कंद कब बनेगा वो बताइए। जब जघन्य से स्कंद जगत प्रदाय का असंख्यात भाग से गुणाकार करते हैं तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण बनता है। हाँ? असंख्यात जगत श्रेणी कहां से निकाला? फिर से पूछ बना करके अटक गए। स्क्रीन पर देख लेना। जघन्य और उत्कृष्ट का प्रमाण। उत्कृष्ट के लिए क्या है? जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना है। असंख्यात कौन सा है? असंख्यात कौन सा है? जगत पृथक का असंख्यात भाग। अब यहाँ पर जगत श्रेणी नहीं है, जगत पृथक। तो जगत पृथक का असंख्यातवा भाग है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इतने बरसों के बाद, बरस कह सकते हैं क्या? नहीं, बरस नहीं, महीने, दिन, कुछ दिनों के बाद फिर से जगत प्रतर शब्द आ गया। तो जगत प्रतर मतलब क्या ले लूं मैं? जगत प्रतर किसे कहते हैं?
जगत प्रतर कैसे किसे कहते हैं? स्नेहिता दीदी, जगत प्रतर किसे कहते हैं? अनम्यूट कर लो। स्नेहिता पत्रावली दीदी, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, जगत प्रतर में जगत शब्द तो आ गया याद रखने के लिए, है ना? तो जगत और शब्द कहाँ लग रहा था? जगत श्रेणी में लग रहा था। और जगत श्रेणी को हमने क्या बोला था कि एक लंबी एक लाइन में कतार, है ना? एक क्यू है एक लाइन वाली। अब जगत प्रतर क्या है? अब ये जगत श्रेणी तो सिंगल एंटिटी हो गई, जगत प्रतर दो एंटिटी वाला है, मतलब जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल निकाल देना। उस क्षेत्रफल में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उतनी संख्या जगत प्रतर वाली संख्या हो जाती है। अब ये लंबाई कितनी लेनी है? एक जगत श्रेणी इतनी लेनी है, ठीक है? मतलब 7 राजू, तो जगत प्रतर में कितने हो जाएंगे? 49 वर्ग राजू, 49 वर्ग राजू हो जाएंगे। क्लियर है दीदी? चलिए, बाकी सबको समझ में आ गया? हैंड रेज निकाल देना। इतनी उत्कृष्ट मतलब जगन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना है। अब चलते आगे। इसके ऊपर उत्कृष्ट शून्य वर्गणा जो चौथी है, उसके ऊपर एक परमाणु की संख्या मिलाने से जघन्य महास्कंद वर्गणा बनती है। वहां से एक एक परमाणु के डिफरेंस से अलग अलग प्रकार के महास्कंद वर्गणाएं पा जा सकती है, और महास्कंद वर्गणा अपनी जघन्य राशि से असंख्यात गुना उत्कृष्ट राशि में होती है, और यह पल्य का असंख्यातवां भाग प्रमाण असंख्यात है। अब प्रश्न यह है सबसे पहले कि महास्कंद किसे कहा? तो आचार्य कहते हैं कि 8 पृथ्वियां, अधोलोक की 7, ऊर्ध्वलोक की 8वीं, 8 पृथ्वियां पंचमेरु, देव विमान आदि से संयुक्त 3 लोक का एक स्कंद है, और वह महास्कंद वर्गणा कहलाता है। तो जितने भी बड़े 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 अकृत्रिम पुद्गल है, उनके साथ में उनके बीच में लगी हुई सब पुद्गल वर्गणाओं को एक साथ जोड़ करके महास्कंद वर्गणा होती है। तो महास्कंद वर्गणा, महास्कंद कितने हैं? महास्कंद एक ही है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। महास्कंद एक ही है। महास्कंद वर्गणाएं कितनी हैं? असंख्यात प्रकार की है, क्योंकि इसी से कंफ्यूजन शुरू होता है। नहीं तो महास्कंद कितने हैं? एक ही है। और महास्कंद वर्गणाएं कितने प्रकार की है? असंख्यात प्रकार की है, ठीक है? एक हलवाई है, हलवाई की दुकान में बहुत सारी मिठाइयां, अलग अलग बक्से, 250 ग्राम वाला, आधा किलो वाला, 1 किलो वाला, 3 किलो वाला, अलग अलग बक्सों में भर भर के उसने रेडी करके रखी है। तो उसके पूरा गोडाउन भरा हुआ है, क्योंकि दिवाली का समय है, तो नया अभी इतने सारे ग्राहक रहते, कौन अलग अलग से उसका वेट करेगा? तो उसने रेडी करके रखा है। तो वहां पर कम से कम 100 डिब्बे है, 100 डिब्बे एक जगह रखे हैं। उस 100 डिब्बों को देख करके आप क्या कहोगे? ये मिठाई है। ये क्या है? ये मिठाई है। तो मिठाई कितनी है? मिठाई एक है। कितने प्रकार की है? डब्बे अलग अलग प्रकार के हैं। कितने हैं? बोले 500 है। फर्क समझ में आ रहा है? तो वैसे ही महास्कंद कितने हैं? महास्कंद एक है। और महास्कंद वर्गणा कितनी है? महास्कंद वर्गणा असंख्यात प्रकार की है, और हर प्रकार में परमाणु की संख्या बदलती है, उसकी अपेक्षा से प्रकार है। हर प्रकार में परमाणु की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है? चलिए, अब आचार्य कहते हैं ये भेद से नहीं बनती, ना संघात से बनती है। भेद से बनने के लिए इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है कि जो टूट करके महास्कंद वर्गणा बने, और नीचे वाली संघात से भी नहीं बनती है, बोले, क्योंकि उतने उनकी उतनी ताकत ही नहीं है कि वो बन करके वहां तक की इतनी बड़ी वर्गणा बन जाए।
तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये भेद संघात से बनती है। इतने प्रकार कैसे बनेंगे, असंख्यात प्रकार कैसे बनेंगे, भेद संघात से बनेंगे। मतलब आज जितनी महास्कंद वर्गणाएं हैं वो टूट सकती है और टूट करके उनकी संख्या कम हो सकती है। कम होकर के कितनी होगी, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच वाली जो संख्या है उसी में रहेगी, उससे नीचे चली नहीं जाएगी। और उसमें कुछ जुड़ गया, कोई संख्यातानुवर्गना, असंख्यातानुवर्गना, अनंतानुवर्गना आकर के उस पर जुड़ गई, वो जुड़ गई तो अलग प्रकार का स्कंद बना, वो भी महास्कंद वो है, किंतु वो मध्यम सारे जितने प्रकार है उसी के अंदर है। अर्थ ये हो गया कि महास्कंद वर्गना के अलग अलग प्रकार बनने के लिए उसी के अंदर जो भेद संघात होता है, उसी के अंदर जो उथल पुथल होती रहती है, उसकी अपेक्षा से, जैसे आपने कहा कि नहीं कहा कि अकृत्रिम चैत्यालय जो है, सुदर्शन मेरु है, उसमें उसकी वर्गणाएं निकल करके जाती है और नहीं आती है, नहीं जाती है और आती है कि नहीं आती है। और एक अनादि अनंत काल की अपेक्षा से एक सिद्धांत बताया जाता है, इसमें एक वर्गणा का भी, एक अणु का भी क्षरण नहीं होता। ये काल की अपेक्षा से, अभेद रूप वर्णन की अपेक्षा से चला जाता है। क्योंकि अभी जो स्कंद निकल करके गया उतना ही स्कंद नया उसमें जुड़े, ये जरूरी नहीं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो महास्कंद वर्गणा का जो प्रमाण है वो कम ज्यादा नहीं होता। तो महास्कंद बदलता नहीं है, महास्कंद अभेद एक ही है, किंतु उसकी वर्गणाओं का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। कम होंगे तो भी जघन्य या जघन्य से ज्यादा, उत्कृष्ट या उत्कृष्ट से कम, अर्थात उस रेंज में ही होंगे। इस प्रकार से आचार्य भगवान का यहां पर वर्णन है। क्लियर है? यह है महास्कंद वर्गणा। ठीक है, अब आपके प्रश्न लूंगा मैं 5 मिनट में। 5 मिनट हमारे पास है। दीपा दीदी, उसके बाद प्रमोद। नहीं, मेरे को इतना ही कहना था, वो संयम मार्गना जैसा है क्या? वो संयम कितने हैं बोले तो 5 संयम बोलते, और संयम मार्गना में कितने हैं तो 7 बोलते। असंयम और संयम, असंयम और असंयम भी आता है उसमें। नहीं, अगर मैं ऐसे कहूंगा कि सामायिक और छेदोपस्थापना, अगर आप संयम की चर्चा करोगे तो सामायिक और छेदोपस्थापना, तो संयम सामायिक एक ही है, छेदोपस्थापना संभेद की जो है 5 है। तो ऐसे ही यहाँ पर साक्षात में वर्गणा है, साक्षात में अलग अलग प्रकार की, असंख्यात प्रकार की वर्गणाएं हैं, उन सभी को महास्कंद वर्गणा ही कहा जाता है। नहीं, संयम मार्गना पढ़ते वक्त भी हुआ था विषय ये कि संयम कितने प्रकार के हैं। बिल्कुल। तो संयम संयम के आगे से लेते हम, और संयम मार्गना के अपेक्षा से बोले तो असंयम भी पकड़ा जाता है उसमें। तो असंयम भी पकड़ा जाता है और संयम भी वहां पर पकड़ा ही जाएगा। चलिए प्रमोद जी। जैसे कृत्रिम चैत्यालय है तो वहां तो ये कहते हैं ना कि एक आ रहा है, मतलब एक परमाणु निकल रहा है तो छूट रहा, तो वहां तो घटना बढ़ना होता ही नहीं है। आपने कहा ना घट बढ़ सकती है वर्गणाएं, वो तो बढ़ सकती है वर्गणा। ये कब होगा? अगर हम ऐसा एकांत लेकर के चलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो वर्गणाओं का फर्क नहीं होता है वो किसकी अपेक्षा से, एक समय की अपेक्षा, 5 मिनट की अपेक्षा, 2 मिनट की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? तो वो जो है अभेद रूप से काल, क्योंकि उसमें वर्तना, अगर उसमें वर्तना नहीं होगा तो पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य की वहां पर उपस्थिति कैसे बताओगे? तो उसमें पूर्ण गलन तो होगा, और पूर्ण गलन होगा तो स्कंद जब निकलेंगे और जब आएंगे तो उतनी ही संख्या के आवे, ये जरूरी नहीं है। एक मतलब ये है कि बड़ी भी, मतलब आपने कहा स्कंद अगर बढ़ गए तो वो साइज, मतलब वो जो है, वही समझा रहा हूं मैं कि 2 अलग अलग प्रकार के कथन हैं। एक कथन किया जा रहा है कि आकृतिम जितनी भी रचना है उनमें एक अणु का भी क्षरण नहीं पाया जाता। ये क्षरण नहीं पाया जाता, इसका अर्थ क्या है? अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कभी भी हम लोग उसके अनंत काल के बाद चेक करेंगे तो भी उतना ही रहता है। अनंत काल के पश्चात भी देखेंगे तो मतलब आपने एक अभेद रूप से उसका वर्णन कर लिया। अनादि अनंत का अर्थ क्या होता है? एक अभेद रूप से वर्णन कर दिया। जैसे मैं बचपन में था 2-2.5 फीट का, अब चल करके 6 फीट का, तो इस प्रकार से जो हमारे कद काठी में जो बदलाव हुआ, हमारे शरीर में जो बदलाव हुआ,
ऐसा बदलाव वहां पर नहीं होता है। इसको समझाने के लिए कहते हैं कि कृत्रिम चीजें अलग है, अकृत्रिम चीजें अलग है। अकृत्रिम जितनी रचना है उनमें बदलाव नहीं होता। बदलाव नहीं होता ये एक प्रकार का कथन है। वहां पर सूक्ष्म कथन अगर करने के लिए जाओगे तो महास्कंद वर्गणा की अपेक्षा से देखा जाएगा तो महास्कंद वर्गणा अभी इस समय में इस प्रकार की महास्कंद वर्गणा, अभी उदाहरण देते हैं, जगन्य महास्कंद वर्गणा मान लो 1000 परमाणु की है और उत्कृष्ट जो है वो 2000 परमाणु की है, ठीक है। इसका मतलब है 1500 की वर्गणा कभी ना कभी तो पाई जाएगी, तभी तो उसके रेंज के अंदर है और उसको भी महास्कंद वर्गणा कहेंगे। तो आज अगर 1500 की वर्गणा मुझे मिलती है, आज मतलब इस समय मिलती है, और 5 मिनट के बाद में 1000 की अगर वर्गणा मुझे मिलती है तो भी हम उसको महास्कंद वर्गणा ही कहेंगे ना, उसको तब भी हम महास्कंद ही कहेंगे। तो अर्थ क्या हो गया, ये मैं व्यवहार काल की अपेक्षा कुछ समय की अपेक्षा से वर्णन करूंगा तो उसमें मुझे कम ज्यादापन दिखता है, किंतु जब मैं अभेद रूप से काल की अपेक्षा से देखूंगा तो मुझे फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पर अभेद रूप से देखा जाए तो उसमें कोई क्षरण नहीं होता। तो ये दो अलग अलग प्रकार के, एक प्रधान वर्णन है, एक गौण वर्णन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो महास्कंद वर्गणा के असंख्यात भेद पाए ही नहीं जाते। इसका मतलब हो गया जो क्षरण जो आप कह रहे हैं, प्रति समय भी अगर वो केवली भगवान देख रहे हैं तो उसमें वहां परमाणु संख्या गड़बड़ सकती है केवली के ज्ञान के हिसाब से। महास्कंद वर्गणा के कितने परमाणु हैं? अगर यह प्रश्न किया जाए केवली भगवान को तो भगवान बताएंगे जगन्य महास्कंद वर्गणा से उत्कृष्ट महास्कंद वर्गणा में बीच में जितनी भी आती है वो संख्या का कोई भी स्कंदक पाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो महास्कंद वर्गणा के भेद ही नहीं होते, जगन्य उत्कृष्ट बनता ही नहीं। जैसे 7वें नरक की और सर्वार्थ सिद्धि की आयु का कोई भेद नहीं है, एक ही आयु, जगन्य उत्कृष्ट नहीं है। महास्कंद वर्गणा को जगन्य उत्कृष्ट है, जगन्य उत्कृष्ट है। और उसका वर्णन भी जो हम लोगों ने षटकंडागम को जो चार्ट देखा था, भेद संघात से वहां पर बता दिया है। उसकी उत्पत्ति कैसे, भेद संघात से, मतलब भेद भी हो रहा है, संघात भी हो रहा है, एक समय में हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है, और इतने असंख्यात प्रकार की वर्गणा है, मतलब अलग अलग प्रकार की परमाणु की संख्या वहां पर पाई जाएगी। और अलग अलग प्रकार की, जब एक ही स्कंद है, महास्कंद एक ही है, तो अलग अलग परमाणु कैसे बनेंगे? इसका विचार जब करते हैं तो दो प्रदेशीय अणु, एक स्कंद जो है वो दो प्रदेशी स्कंद, दो प्रदेश को भी हो सकता है और एक प्रदेश का भी हो सकता है। तो जो स्कंद अभी अनंत प्रदेशी था, अब वो आनंद से असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है। परमाणु की संख्या अलग है, कितने प्रदेशों को ले रहा है वो अलग है। प्रदेश कितने हैं? महास्कंद 3 लोग का मिलकर के एक ही प्रकार का महास्कंद है, किंतु उसके अंदर पाई जाने वाली जो वर्गणा है, कितनी वर्गणाओं से महास्कंद बन रहा है वो अलग अलग हो सकता है। उसके असंख्यात भेद हमको मिल सकते हैं। तो ये महास्कंद जैसे अगर हम पूरा लोक को लेवे तो इसमें भी जो वेरिएशन हो सकता है। वही है, महास्कंद को लेवे मतलब कोई नहीं, महास्कंद वही है जो 3 लोग बनता है, वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। किंतु परमाणु की संख्या उसके कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, वर्गणा की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। ठीक, चलिए अंजलि दीदी, और चिंतन करना, क्योंकि बार बार आपके मन में यह प्रश्न आएगा सब लोगों के कि महास्कंद एक ही है फिर वर्गणाएं अलग अलग कैसे। तो इसलिए मैं वापस एक बार कह रहा हूं, महास्कंद एक ही है, किंतु वो जिन वर्गणाओं से बनता है उन वर्गणाओं में अंतर अंतर हो सकता है। तभी ये कैसे सिद्ध होता है? जगन्य से उत्कृष्ट की जो रेंज दी है उसी से होता है। और इसलिए मैंने अंक संदृष्टि से भी आपको बता दिया, अगर 1000 वर्गणाओं का स्कंद महास्कंद कहलाता है तो कभी 1500 वर्गणाओं को भी स्कंद महास्कंद कहलाएगा, कभी 2000 का भी कहलाएगा। तो क्या उस अपेक्षा से कि एक महास्कंद एक ही प्रकार की वर्गणा, ये कहीं बैठ रहा है क्या? नहीं बैठता। वंदना भैया, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। हाँ, ये कुछ समझा नहीं मुझे कि महास्कंद में से जब गलन होता है, मतलब विघटन होता है, तो वो जो वर्गणाएं है, क्या वर्गना जो बाकी के छोटे छोटे स्कंदों में जो हो रही है विघटन, वही समझा जाएगा या वो बनती, अब जिनसे जिनसे बनती है उनसे फर्क पड़ेगा ना। आप उसका स्वरूप कैसे बना रहे हो? 8 पृथ्वी, देव विमान आदि जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उनको, और उसके बीच वाले जो जितने स्कंद है उनका एक बंधनबद्ध जब हो जाएगा स्कंद,
उसकी अपेक्षा से महास्कंद वर्गणा की चर्चा की गई है। और ये साक्षात में पाया जाता है, ये साक्षात में पाया जाता है, इसीलिए तो 23 प्रकार की वर्गणा में आया है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। नाही, बात सही आहे, पण हे समजलं नाही की स्कंद जेव्हा तो विघटित होतो तेव्हा ते आतल्या छोट्या छोट्या स्कंदामध्ये होणारं विघटन तेच होतं का, हे त्याच्याशी संबंधित आहे का? और उसी से जब बना है तो उसी से विघटन से संबंधित होगा ना। महास्कंद वर्गणा कैसे बनी है? सगळ्यांना मिळूनच बनलेली आहे ना, तो महास्कंद वर्गणा स्कंदच आहे। मिलकर के बनी है, तो उसमें बदलाव कैसे आएगा? जब जिनसे बनी है उसमें बदलाव आएगा, तभी तो उसमें बदलाव आएगा। आणि दुसरं येऊन मिळते आणि परत स्कंद होतो, ते कसं, ते पण नाही ये समजलं। सारे स्कंद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस अपेक्षा से महास्कंद कहा गया है। एक शरीर का वर्णन, मनुष्यों का शरीर, ये जब वर्णन हो रहा है उसमें 5 फीट वाले भी है, उसके आपको रेंज दी जाती है। आप देखो, जब हम लोग कालचक्र का वर्णन भी जब करते हैं तो चतुर्थ काल में 525 धनुष्य से लेकर के 7 हाथ तक के जीव होते हैं, आया ना। महावीर भगवान की 7 हाथ बताई थी और कम से कम उन्होंने 7 हाथ ही बताई थी। तो 7 हाथ से लेकर 525 ये चतुर्थ काल के मनुष्य की ऊंचाई का वर्णन है कि नहीं है? मतलब 7 हाथ वाले की जघन्य भी हो सकती है, किसी की उत्कृष्ट भी हो सकती है, उतने काल के अंदर हो सकती है। और इसके बीच वाले जितने हैं वो मध्यम भेद है, किंतु ऊंचाई है। चतुर्थ काल के जीव की अवगाहना टर्मिनोलॉजी की अपेक्षा से अवगाहना है कि नहीं है? तो जो अवगाहना है एक ही है, किंतु अवगाहना कितने प्रकार की है? बहुत असंख्यात प्रकार की है। ठीक है, चलिए। पूर्णिमा दीदी, रूबी दीदी और मीनाक्षी दीदी, समय आज 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आपको एक विनती है, आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, वहां पर मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा या फिर कल की क्लास में उसको ले लूंगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदा में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।